हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश एंड आज हम नया दिन नई PYQ सीरीज टीचिंग एप्टीट्यूड पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज के उसमें आप देखेंगे हमने ऑलरेडी जो पढ़ा है ना अपनी क्लासेस में उससे रिलेटेड ही है ये, ठीक है? तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पर है। ये लेक्चरिंग, डिस्कशन इन ग्रुप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? मेथड्स ऑफ टीचिंग, अगर आप लोग को याद हो तो हम मेथड्स ऑफ टीचिंग ही करा है अभी हमने 2 दिन में, राइट? सो जो हमने 2 दिन में मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं, आज उसके ऊपर PYQ है। देखिएगा कि कैसे कैसे हमारे में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला है लेक्चरिंग, डिस्कशन ग्रुप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। हमने एक एक सब पढ़े थे। इसको हमें किससे मैच करना है? इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट से मैच करना है, यानी कि व्याख्यान को, समूह में चर्चा, विचारावेश और अभिक्रमित अनुदेशन, यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, क्रमित, याद रखना, ठीक है? आता है सबसे पहला स्मॉल स्टेप्स प्रेजेंटेशन। छोटे छोटे भाग में हम प्रेजेंटेशंस देते हैं एंड देन उसका फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं हमारे पास इसके अंदर। नेक्स्ट इज कंटेंट डिलीवरी इन ल्यूसिड लैंग्वेज। कंटेंट जो है उसको मैंने स्पष्ट भाषा में, आसान भाषा में आके आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इज थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग दी पार्टिसिपेंट्स। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं एक थीम दे दी, उसके ऊपर वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? उसके ऊपर वो चर्चा करते हैं। ये मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दिया है इसके अंदर। देखते हैं कि कौन इसका आंसर सही बता पाएगा। थीम है एक एंड उसके ऊपर उनको थीम दे दिया, एक टॉपिक दे दिया, ठीक है? एंड उसके ऊपर वो इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि उसके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं। अब देखते हैं कौन बता पाएगा इसका सही जवाब। पॉज कर लीजिए, सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं सबके जवाब देखती हूँ कि कौन कौन इसमें देता है। जिसने भी इसका जवाब सी दिया है बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है? अगेन लेक्चरिंग यानी कि व्याख्यान, मैंने आया, कंटेंट दिया, ठीक है? किसमें? स्पष्ट भाषा में आया, पढ़ाया, आपने रिसीव कर लिया, दैट्स इट। कुछ हमारे में ऐसे इंटरैक्शन नहीं हुआ, कंटेंट डिलीवर हो गया स्पष्ट भाषा के अंदर, तो वो क्या है? लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान है हमारा, ठीक है? नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट इज डिस्कशन इन ग्रुप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया एक थीम है, उसके ऊपर ही वो डिस्कस कर रहे हैं। एक थीम दे दी, एक ग्रुप है उनको, और वो आपस में अपने आप में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि विचारावेश। विचारावेश मतलब कि हम एक टॉपिक लिया, या इसमें हम क्या लेते हैं? जनरली एक प्रॉब्लम लेते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर, ठीक है? एक प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है टीचर या इंस्ट्रक्टर यहाँ पे, और फिर स्टूडेंट्स उसके बेसिस पे आके देखते हैं, मतलब अपने आइडियाज़ बताते हैं कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। जो भी डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट आइडियाज़ बताते हैं, टीचर उनको एक जगह रिकॉर्ड कर लेता है। जब टीचर उन्हें एक जगह रिकॉर्ड कर लेता है तो क्या होता है? बहुत सारे किसको लीड करता है? ये हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो हमारे लेक्चर में, माइंड मैपिंग। अगर ये चीज़ आपको याद हो तो ये उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है? माइंड मैपिंग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम मतलब एक क्रम है, क्रम में छोटे छोटे भाग में दिया। मैंने आपको ये बताया कि इसका प्रोसेस ये है, तो आपने पहले वो प्रोसेस फॉलो किया, उससे सीखा। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हमने किया अपनी क्लास में, उससे सीखा, फीडबैक लिया, देन हम नेक्स्ट प्रोसेस पे गए, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर गए। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, इसे एक एक बार हम देखेंगे अच्छे से कि लेक्चरिंग क्या है, डिस्कशन है। तो लेक्चरिंग क्या हो गया? बस हमने लेक्चर दे दिया, आके एक अंडरस्टैंडेबल भाषा में समझा दिया आपको। आके क्लास में आते हैं ना, कॉलेजेस में होते हैं, क्लास में आया, पढ़ाए, चले गए, वो क्या है? लेक्चरिंग मेथड है। नेक्स्ट इज डिस्कशन इन ग्रुप।
एक पर्पस होता है, एक प्रोसेस के थ्रू होता है, पर्पस होता है इसका, एक थीम दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी थीम पकड़ सकते हैं। यहाँ पे हम एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आज टीचिंग मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने थीम रख दी, क्या है हमारे उसकी थीम, टीचिंग मेथड्स है थीम। सो सब उसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे कि ये मेथड ऐसे होता है, डिस्कशन मेथड ये होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ये होता है, लेक्चरिंग ये मेथड होता है, ठीक है, टीचिंग एड्स ये होते हैं। सो ये सब क्या चल रहा है, हम टीचिंग मेथड्स को, ह्यूरिस्टिक मेथड ये होता है, तो ये सब क्या है, टीचिंग मेथड्स को हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिस्कशन इन ग्रुप्स, यूजुअली एक ग्रुप में बिठा देते हैं हम। नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये बहुत ही क्रिएटिव टेक्निक है। कैसे, जिसमें एफर्ट्स सब लगाते हैं। मैंने बताया आपको, प्रॉब्लम प्रेजेंट कर दी, ठीक है, एक प्रॉब्लम के कंक्लूजन पे या उसके सोल्यूशन पे कैसे पहुंचेंगे, सब अपने अपने आइडियाज़ देंगे, उनके आइडियाज़ हमें मिलेंगे और हम कलेक्ट करेंगे, टीचर उन्हें रिकॉर्ड करेगा एंड देन फिर हम उसका माइंड मैप बनाएंगे ताकि हम एक कंक्लूजन तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब कि एक सेट मेथड है, हमने अपना सेट मेथड दे दिया, निर्देश दे दिए उन्हें कि ये ऐसे होगा एंड देन वो करके लाते हैं। पहले क्या होता था कि एक कंप्यूटर होता था, ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन, तो जो वो गलत ऑप्शन होता था उससे भी सीखता था, जो वो सही दे रहा है उसके लिए नई नॉलेज में जो वो सही दे रहा है वो उसकी न्यू नॉलेज में ऐड हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो। सो ये है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ एंड हम उससे रिलेटेड फिर नेक्स्ट क्लास में ज़रूर लेके आएंगे। नेक्स्ट इज सेमिनार। सेमिनार के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये भी एक क्या है, टीचिंग मेथड है, अगर आपको याद हो तो टीचिंग मेथड है सेमिनार भी। सिंस आप लोग अब करेंगे, आप लोग रिसर्च पेपर्स भी लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सेमिनार्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको भी वो अटेंड करने होंगे, सेमिनार्स अटेंड करने होंगे, ठीक है। सो सबसे पहला कहता है कि ये एकेडमिक इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है, कि ये एक एकेडमिक अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, अनुदेशन का पार्ट है, या फिर इसमें क्वेश्चनिंग, डिस्कशन, डिबेट्स होती हैं, इसमें लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, या फिर स्किल्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। हम कैसे पता लगाएं हमें क्या करना है इसके अंदर। अब मान लीजिए आज आपको एक मेथड सिखाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपके क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अब आपको नहीं पता इसका जवाब, या आप क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, आपको इसका जवाब नहीं पता, तो हम क्या मेथड लगाने वाले हैं, हम अपने एग्जाम में लगाने वाले हैं, इस मेथड का नाम है डिडक्शन मेथड। हम डिडक्ट करते रहेंगे, ठीक है, एक एक करके। सो कैसे लगाएंगे डिडक्शन मेथड, हम अपने एमसीक्यूज में हम शुरू करेंगे ऑप्शंस से, ठीक है। हम किससे शुरू करने वाले हैं, हम ऑप्शन से शुरू करने वाले हैं। सो पहला अगर हम लेंगे तो सबसे पहला है कि बी, देखिए अगर बी, तो ये सब में आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स मुझे ये देखना ही नहीं है, ये तो है ही, ठीक है, मतलब कि सेमिनार में क्वेश्चनिंग तो होती है, डिस्कशन भी होता है एंड डिबेट भी होता है। सो इसके अंदर मुझे ज़्यादा अपना सोच लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि ये फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन है। अब देखूँ मैं ए तो एक में ही अगर मुझे पता लग जाए कि ए है या नहीं तो मुझे पता लग जाएगा कि बाकी सारे में से कौन सा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, शॉर्ट नहीं है मुझे कौन सा ऑप्शन शॉर्ट है कि डी तो पक्का है कि स्किल्ड तो लगेंगे, स्किल्ड पर्सन सेमिनार के लिए। तो मैंने कहा कि चलो ए तो कैंसिल हो गया, बी, सी और डी में से होगा। फिर मुझे याद आया कि मैम ने एक बार बताया था कि सेमिनार के लिए बहुत बड़े ग्रुप की हमें ज़रूरत नहीं होती, छोटे ग्रुप में हो जाता है। दैट मीन्स हमें लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स तो नहीं चाहिए इसके अंदर, तो दैट मीन्स सी को हम हटा सकते हैं, राइट। अब बचे कौन सा हमारे पास, अब हमारे पास बचे अब हमारे पास बचे हैं बी एंड डी, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ए है या नहीं है। अब यूजुअली क्या होता है, आप देखेंगे कि ये एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, निर्देश तो दिए जा रहे हैं इसके अंदर, तो दैट मीन्स डी ही हमारा सही आंसर होगा।
सो हम क्या कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन को देख रहे हैं। हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया बी को एनालाइज करने में, क्योंकि बी थे, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था तो मुझे ऑलरेडी ज़्यादा टाइम लगेगा इसे एनालाइज करने में। तो जो ऑप्शन मुझे शॉर्ट है ना कि ये है या नहीं है, उसको मैं पहले हटा दूंगी। तो आपको धीरे धीरे डिडक्ट करते करते 2 ऑप्शन में चॉइस बचती है या 1 ऑप्शन में चॉइस बचती है, तो आपके सही होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, ये आप अपने किसी भी सब्जेक्ट में लगा के देख लेना जहाँ आपको पता ही नहीं कि सवाल क्या है, कैसे है, उसका आंसर आपको शॉर्ट आंसर नहीं पता। सो आप वहाँ ये मेथड लगा के देखिएगा। अभी हम आगे भी देखेंगे, ये मेथड से हम आगे भी करके देखेंगे, आपको पता लगेगा कि कितने अच्छे से हमारे MCQ सॉल्व होते हैं एंड कितने फास्ट होते हैं। ठीक है, सो अगेन सेमिनार क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं इसमें रिक्वायर्ड होते। एक आता है इंसान, उसको एक थीम के ऊपर बताया जाता है कि वो प्रिपेयर करके आते हैं, स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, क्यों स्किल्ड होना चाहिए, वो आएंगे, वो प्रिपेयर करेंगे, वो प्रेजेंट करेंगे एंड देन वो क्वेश्चंस के लिए ओपन करते हैं कि आप क्वेश्चंस पूछिए हमसे। सो जब कुछ भी हम ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, दैट मीन्स स्किल्ड पर्सन होना चाहिए वो वहाँ पर। सो ये आपके हायर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स को अफेक्ट करता है। हायर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन, कुछ याद आया जो हमने कल MCQ करे थे, अगर किसी को याद आया हो तो? जिसने भी अगर कमेंट बॉक्स में लिख दिया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वेरी गुड। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, क्योंकि ये ना अलग अलग तरीके से आती है, अलग अलग जगह हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो ब्लूम की टैक्सोनॉमी अच्छे से पढ़ के जाना कि क्या है, हर एक शब्द का मतलब हम अच्छे से समझ के जाने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। ठीक है, हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का अगर हमें नॉलेज यानी कि ज्ञान भी है ना, तो हम उस शब्द का मतलब, उसका इंटरप्रिटेशन पूरा पढ़ के जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में ये कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे हम। सो अब आता है हमारा कि हमारे हायर ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे, अगर आपको याद हो तो 3 थे हमारे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ठीक है, उनके क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन, नेचुरलाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को याद रखना है। अगर किसी को नहीं पता ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, ये मैम क्या बोल गई, कॉग्निटिव यानी कि हमारे ज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी कि हमारे भावनात्मक, साइकोमोटर यानी कि क्रियानात्मक जो डोमेन है हमारे, किसी को नहीं पता तो डे 2 की वीडियो जाइए, डे 2 की वीडियो देखिए, उसके अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई है। ठीक है, उसे देखिएगा ज़रूर आप। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से गुड टीचिंग के लिए क्या चाहिए, बढ़िया टीचिंग, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या चाहिए। डायग्नोसिस यानी कि निदान या इंस्पेक्शन कह सकते हैं हम इसे, या फिर हमारा रेमेडी। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शन एंड देन आता है हमारा फीडबैक। ठीक है, सो डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, निर्देश या फिर निर्देश, एक उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, और हमारा फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि। ठीक है, सो इनमें से क्या क्या चाहिए हमें हमारे गुड टीचिंग के लिए, सब कुछ चाहिए या सिर्फ डायग्नोसिस और रेमेडी चाहिए, या फिर रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक चाहिए, या फिर हमें डायरेक्शन और फीडबैक चाहिए। अब हमें ये तो पता है कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम अलग से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं फीडबैक, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, तो दैट मीन्स इंपॉर्टेंट तो होगा, कुछ तो बात होगी उसके अंदर जो हम इतना पढ़ रहे हैं फीडबैक के बारे में। सो दैट मीन्स A, C और D तो हैं, बट मुझे ये पता है कि मैम ने एक बार बताया था, हमने प्रोसेस पढ़ा एक बार टीचिंग का, अगर आपको याद हो तो, कि प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले हम डायग्नोस करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। सो मतलब A तो है ही, सो अगर D भी है, A भी है, तो A हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितने इजीली हमने डिडक्शन से सीधा बता दिया कि हमारा आंसर A है। हमने अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ा, एनालाइज किया एंड देन आंसर को निकाला। सो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सब हमें ऐसे ही नहीं सॉल्व करने। इसके लिए ये कैसे सॉल्व हो पाएंगे, जब हमने इनफ पढ़ लिया हो, हमें इनफ पता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानते हैं,
अगर जब तक हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ये मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो कैसे करना है ये डिडक्शन मेथड? तभी आ पाएगा जब आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको जैसे 3-4 में से 3 कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट पता हो ना क्या है, तभी तो आप ये मेथड भी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गुड टीचिंग के लिए ना हमें इंस्पेक्शन, किस चीज़ का इंस्पेक्शन ज़रूरी है कि भाई चाइल्ड की प्रॉब्लम क्या है, उसे दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि लैंग्वेज की वजह से उस बच्चे को दिक्कत आ रही है। अब मैं बोलूँगी कि उसका रेमेडी क्या है, उसको रेमेडी भी तो देनी पड़ेगी मुझे उसके, कि अब क्या सोल्यूशन है उसका, ठीक है। तो उसका क्या सोल्यूशन आएगा हमारा रेमेडी का, कि मैंने उसको उसके जो उसे लैंग्वेज समझ में आती है उस टीचर की क्लास में डाल दिया, ठीक है। तो मैंने क्या उसका उपचार किया, क्या डायग्नोस के, डॉक्टर पहले डायग्नोस करते हैं ना क्या दिक्कत क्या है, पेट में है, पेट में अगर दिक्कत है तो क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद उसको दवाई देता है, यानी कि उसकी रेमेडी देता है आपको, ठीक है। फिर आता है एक डायरेक्शन, एक आपको फ्यूचर के बारे में बताता है कि अब से आपने ऐसे ऐसे ये दवाई खानी है और अब से ये सब नहीं खाना, तो आपको एक डायरेक्शन बताता है। फिर आप दोबारा से जाते हो तो क्या बताता है, फीडबैक बताता है ना, आपको कहता है कि ये आपका ऐसा ठीक हो गया, अब आपने ये नहीं किया था तो आपके साथ आपने परहेज नहीं किया तो आपकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। तो ये क्या फीडबैक बता रहा है कि आपने क्या किया तो उससे क्या हुआ। सिमिलरली क्लासरूम में भी अप्लाई होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों को दिक्कत क्या है, ठीक है। जो उसकी दिक्कत है हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसकी क्या रेमेडी हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेमेडी उसके लिए हम निकालते हैं। फिर रेमेडी निकालने के बाद हम उसको प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन, ठीक है, कि अब आपको ऐसे ऐसे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, इस डायरेक्शन की तरफ मूव करना है। फ्यूचर में आपको बेसिकली डायरेक्शन फ्यूचर से फ्यूचरिस्टिक होता है। नेक्स्ट उसको फीडबैक देते हैं, जो आपने करा है उसमें क्या गलती थी, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट इज नथिंग बट फीडबैक। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग हमने जो किया है वो प्रभावकारी है या नहीं है, ठीक है। कैसे पता लगेगी? कोर्स कवरेज से, कि हमारा कितना कोर्स कवर हो गया, या फिर स्टूडेंट के इंटरेस्ट से कि स्टूडेंट को कितना इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर लर्निंग आउटकम से कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है, क्या उन्होंने शिक्षा ली हमसे, हमने जो सिखाया वो उन्होंने क्या सीखा। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, या हम कितने टीचिंग एड्स, यानी कि हम अपना क्या पीपीटी यूज़ कर रहे हैं, क्या फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई हम और विजुअल या ऑडियो एड्स यूज़ कर रहे हैं अपनी क्लासरूम में, उससे हमें पता लगता है कि हमारी जो टीचिंग है, जो हमारा शिक्षण है वो कितना प्रभावशाली है, कितनी इफ़ेक्टिव है। सो इसका सही जवाब सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड लिखिए, एंड देन आप लोग वापस आ सकते हैं इसका सही जवाब देखने के लिए। लेकिन बताइएगा ज़रूर, मैं सबके देख रही हूँ कि आप कितने दे पा रहे हैं सही जवाब, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके वो डाउट रिजॉल्व कर पाऊँ, उसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आ पाऊँ। सो इसका सही जवाब है लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बच्चों ने सीखा तो आखिर सीखा क्या। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बच्चों ने आखिर सीखा क्या, जो हमने पढ़ाया क्या उन्हें समझ में आया, क्या उन्होंने उससे लर्न किया, उनका लर्निंग का आउटकम क्या था, ठीक है। सो लर्निंग आउटकम हम कैसे देखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, वो किससे सीखेंगे? इवैल्यूएशन से पता लगेगा हमें। किस चीज़ से पता लगेगा? इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन से पता लगेगा उसका, ठीक है। जब तक मैं बच्चे को इवैल्यूएट नहीं करूँगी मुझे कैसे पता लगेगा उसे कितना आया, कितना समझा उसने, क्या उसका लर्निंग आउटकम रहा, मुझे तो नहीं समझ में आएगा। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ड्यू टू इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन से हम देख पाएंगे कि बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है। सो जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है वो हमारी लर्निंग आउटकम से हो सकती है, और लर्निंग आउटकम किससे पता लगेगा? हमें इवैल्यूएशन से पता लगेगा। अब इवैल्यूएशन क्या है, कैसे हो सकता है, ठीक है।
सो अगेन इवैल्यूएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ये अगेन टीचर को क्या करता है, हेल्प करता है ताकि वो पता लगा पाए कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ लैग कर रहा है। टीचर उसे उस बेसिस पे फीडबैक देता है और वो स्टूडेंट को भी हेल्प करता है कि मुझे कहाँ कौन कौन से एरियाज में इम्प्रूव करना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है, सो ये क्या काम करता है, इवैल्यूएशन। अब कोई कहेगा कि अच्छा एक काम हुआ फिर उसका इवैल्यूएशन हुआ, ऐसे करते हैं हम? नहीं, ऐसे तो नहीं करते। टीचर तो साथ साथ में भी पूछता है ना कि समझ में आ गया, फिर उससे बेसिस में क्वेश्चन पूछता है। वो क्या करे, इवैल्यूएट ही तो कर रहा है कि कितना समझ में आया कितना नहीं। सो इवैल्यूएशन जो है ना वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता रहता है इवैल्यूएशन, कोई पीरियोडिक प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। पढ़ा रही हूँ इवैल्यूएट कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ इवैल्यूएट कर रही हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका आउटकम क्या आने वाला है, स्टूडेंट्स उससे क्या परसीव करके सीखने वाले हैं। ठीक है, सो वो क्या है, हमारे लर्निंग आउटकम्स। कैसे पता लगेंगे, इवैल्यूएशन से पता लगेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि लर्निंग आउटकम्स में क्या क्या आता है, कि क्या स्किल्स और नॉलेज आया स्टूडेंट के पास। ठीक है, क्या स्किल्स और नॉलेज आया एक किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट, क्लास या प्रोग्राम के बाद, एंड वो उन्हें हेल्प करता है कि क्यों वो नॉलेज और वो स्किल उनके लिए हेल्पफुल है, कहाँ वो नॉलेज और वो स्किल्स उन्हें हेल्प करने वाले हैं आगे भी। ठीक है, दे डिस्क्राइब वॉट एवर नीड्स टू बी वैल्यूड एंड वॉट द स्टूडेंट मस्ट अचीव बोथ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। दे रिस्पॉन्ड टू वॉट मस्ट बी अचीव्ड इन ईच सब्जेक्ट। वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि क्या उन्हें अचीव करना है हर सब्जेक्ट के अंदर। फिर आता है द मेथड्स ऑफ इफेक्टिव टीचर इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचर के अंदर क्या क्या कौन कौन से मेथड आते हैं। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल इवैल्यूएशन, कि मैंने पढ़ाया और एकदम कर लिया। नेक्स्ट आता है कि आर्टिफैक्ट्स, भी रेटिंग्स देते हैं अपने आप को। ठीक है, टीचर असाइनमेंट दिया ना, किसी को ए ग्रेड देती है, किसी को बी ग्रेड देती है, सो ये क्या है, रेटिंग्स दे रहे हैं, ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस। तो ये क्या हो रहा है, रेटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट इज हम अपने पोर्टफोलियोज, टीचिंग पोर्टफोलियोज बनवाते हैं। तो ये पोर्टफोलियोज कहाँ काम आते हैं, मेनली आते हैं जैसे कि फोटोग्राफी, ठीक है, फैशन, डिज़ाइन, इन सब जगहों पे पोर्टफोलियोज से इवैल्यूएशन होता है। नहीं तो कैसे पता लगेगा कि लर्निंग आउटकम क्या था हमारे स्टूडेंट्स का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इवैल्यूएशन भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लिया गया है ये यहाँ पर। अब कहते हैं इसमें अब देखते हैं हम एक बार कि और क्यों नहीं है लर्निंग आउटकम है कोर्स कवरेज। क्या एक बात बताइए कि पता लगेगा कि कोर्स ख़त्म हो गया तो क्या उससे पता लगेगा कि कितने हम मेरी प्रभावशाली थी। कोर्स तो कोई भी ख़त्म करा देगा, कोर्स तो कैसे भी हो जाता है। अच्छा आज क्या ख़त्म, आज क्या ख़त्म, आज क्या ख़त्म, कोर्स ख़त्म। ठीक है, कोर्स तो कोई हर टीचर का वो है। सो कोर्स तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट इफेक्टिवनेस बताएगी टीचिंग की ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, सो इफेक्टिवनेस बताएगा नहीं बताएगा, कोर्स कंप्लीशन नहीं कह सकते। अब स्टूडेंट का कितना इंटरेस्ट है वो हमारी टीचिंग कैसे बताएगी। अब भाई किसी को ये सब्जेक्ट ही नहीं पसंद तो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, स्टूडेंट अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है तो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले स्टूडेंट नहीं रिसीव करेगा, राइट। सो उनके बहुत सारे साइकोलॉजिकल माइंडसेट भी होते हैं स्टूडेंट के पढ़ाने, मतलब उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, राइट। सो वो मेरी जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो हमारी टीचिंग को नहीं करेगा, बट क्या करेगा जो हमने सीखा, जो स्टूडेंट ने सीखा आपकी टीचिंग से। नेक्स्ट आता है कि टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स हमारी इफेक्टिवनेस नहीं बताते, टीचिंग एड्स आर जस्ट हेल्पिंग टूल। ठीक है, टीचिंग एड हेल्पिंग टूल है जो आपको पढ़ाने में और लर्निंग आउटकम, डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम लाने में हेल्प करेंगे, लेकिन क्या वो हमारे इफेक्टिवनेस को जज करेंगे, नहीं, वो हमारी इफेक्टिवनेस को नहीं बता सकते। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ टीचिंग इन लॉजिकल ऑर्डर। आ गए जी, स्टेप्स ऑफ टीचिंग आ गए। मैंने एक ना हमारा क्वेश्चन आया था अभी डायग्नोसिस रेमेडी वाला, अगर किसी को याद हो तो
उसके अंदर आपको स्टेप्स बताए थे, अभी बताए हैं स्टेप्स। देखते हैं कौन इसका आंसर सही दे पाएगा, कि अभी बताने के बाद भी इसका आंसर कौन सही बता पाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगी कि स्टेप्स ऑफ टीचिंग क्या है। आइए देखते हैं इसका आंसर सही क्या है। ठीक है, देख लीजिएगा पहले कि डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर, फिक्सिंग गोल्स एंड कंटेंट्स, एक्शंस एंड रिएक्शंस, फीडबैक ऑफ टीचिंग। डायग्नोसिस मतलब मूल्यांकन या फिर इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, याद रखिएगा। फिक्सिंग गोल्स एंड कंटेंट, लक्ष्य बता दिया हमारे कंटेंट का, क्या गोल्स है, क्या लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्शंस एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया। फीडबैक टू टीचिंग, हमारे शिक्षण की क्या फीडबैक है। ठीक है, डिसीजन अबाउट द स्ट्रैटेजी, जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके बारे में हम डिसीजन बनाएंगे। एंड नेक्स्ट इज हमारे टेस्टिंग डिवाइसेस जो हमें चूज करने हैं वो। अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस, उपयुक्त परीक्षण उपकरण कौन कौन से होंगे। देखते हैं कि कौन इसका सही जवाब दे सकता है। तो इसका सही जवाब है सेकंड। सबसे पहले हम गोल फिक्स करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हम क्या गोल ऑफ टीचिंग है हमारा, है ना, कि क्या गोल ऑफ टीचिंग है हमारा, क्या गोल है, क्या कंटेंट होने वाला है हमारी टीचिंग का। सो सबसे पहले वो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन अबाउट द स्ट्रैटेजी, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा डिसीजन अबाउट द स्ट्रैटेजी। उसके बाद आता है हमारा डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर, फिर हम लर्नर का डायग्नोस करते हैं, देन उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन लेते हैं, अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस लगाते हैं, एंड देन लास्ट में फीडबैक देते हैं। ठीक है, आइए दोबारा से देखते हैं। सो सबसे पहले देखो, जो हमारी टीचिंग है ना, मैंने प्रोसेस तो आपको बता दिया कि 6 स्टेप का प्रोसेस है, लेकिन फेज 3 फेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहला है प्री एक्टिव स्टेज, जिसके अंदर इतना एक्टिव नहीं होता। ठीक है, दूसरा इंटरएक्टिव, भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव भी, और इंटरएक्टिव यानी कि बातचीत वाला जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्ट एक्टिव होता है। अब देखते हैं प्री एक्टिव स्टेज में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हमने अपने गोल, हमारा लक्ष्य बनाया कि हमारा क्या गोल होने वाला है, क्या लक्ष्य, किसकी तरफ हम काम करेंगे। फिर प्लान बनाएंगे ना, अपनी स्ट्रैटेजी सोचेंगे कि हम उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर हम उस गोल को अचीव करने के लिए क्या, हमारे लर्नर को देखेंगे, उनका इंस्पेक्शन करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे कि भाई लर्नर को क्या आता है, क्या पढ़ाना है। फिर उसके हिसाब से हम अपने एक्शन करेंगे, उसके फिर उनका जो आएगा रिएक्शन, उसके बेसिस पे अपने रिएक्शन भी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस लगाएंगे। एंड देन टेस्टिंग डिवाइसेस जैसे कि एमसीक्यू हो गया, हमारा असाइनमेंट मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, क्या मेथड यूज़ करेंगे हम। ठीक है, टेस्टिंग डिवाइसेस हो गए वो। एंड देन लास्ट इज फीडबैक एंड टेस्टिंग। अब हम उनको उनका फीडबैक देंगे, यानी कि उनका मूल्यांकन करके उनको फीडबैक देंगे कि भाई आपने ये चीज़ें सही करी, वेरी गुड, आपने ये चीज़ें गलत करी, इनको कैसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम देंगे। ठीक है, सो बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कितने स्टेजेस हैं, 3 फेसेस हैं और 6 स्टेजेस हैं। क्या कौन कौन सी 3 फेसेस हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट फेज है ना, हमारा फर्स्ट फेज यानी कि प्री एक्टिव। ये प्री एक्टिव क्यों, एक्चुअल टीचिंग से पहले का काम है ना, ये तो टीचिंग हुई नहीं है अभी, ये टीचिंग से, एक्चुअल टीचिंग से पहले का काम है ये। सो इट इज़ द फर्स्ट फेज प्री एक्टिव, जिसमें टीचर एक्टिव और स्टूडेंट और टीचर एक्टिव से पहले, यानी कि इसके अंदर हम क्या समझते हैं कि हम अपने एम बनाते हैं किस पे, हमारे जो इंटरेस्ट है, कैपेबिलिटी है, जो हमारे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड है, उनका क्या एप्टीट्यूड है, कितना उन्हें पता है हमारे स्टूडेंट्स को, उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है, हमारे लर्नर्स की, हमारा कंटेंट क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की, मेरी एज अ टीचर क्या एक्सपेक्टेशन है लर्नर की क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे एज अ टीचर। तो ये सब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर आता है कि हमारा ये आफ्टर फिक्सिंग द गोल्स द नेक्स्ट लेवल इज एनालाइजिंग द कंटेंट। नेक्स्ट लेवल क्या है, हम हमारे कंटेंट को एनालाइज करते हैं, बार बार एनालाइज करते हैं।
ठीक है। एंड वो एम्स जो है हमारे वो क्लियर होने चाहिए, हम जो बना रहे हैं कि हम किस लिए पढ़ा रहे हैं, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं हमारी टीचिंग के साथ पहले फेज में, यानी कि प्री एक्टिव फेज में। नेक्स्ट फेज आता है हमारा इंटरएक्टिव, ठीक है, या फिर इंटरैक्टिव फेज, जिसके अंदर जो टीचर्स है ना, टीचर लर्नर आपस में होते हैं। सो डायग्नोसिस कैसे करती है, वो उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करती है। उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है ना, उसके बेसिस पे वो उन्हें नया कंटेंट भी लिंक करता है, ठीक है। सो वो ऐसे बेसिकली प्रेजेंटेशन हो गया ना, डायग्नोसिस हुआ, फिर एक्शन रिएक्शन हुआ, तो हम एक तरीके से जो हमारा कंटेंट है जो हमने प्रिपेयर किया था प्री एक्टिव में, अब हम उसे प्रेजेंट करेंगे किसमें, इंटरैक्टिव में। टीचर और लर्नर आपस में इंटरैक्ट करेंगे इस स्टेज के अंदर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड फेज, पोस्ट एक्टिव। अब क्या, हमारा मूल्यांकन चालू, इवैल्यूएशन चालू, फीडबैक चालू, ठीक है, कि टीचर कितना सक्सेसफुल हुआ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, ठीक है। सो ये पूरा जो हमारा है, ये वाइंडिंग अप है हमारे टीचिंग प्रोसेस का, ठीक है, यानी कि ये बिगिनिंग है न्यू बेटर मॉडिफाइड टीचिंग प्रोसेस का, ठीक है। फीडबैक, ओके। सो फीडबैक के अंदर हम क्या देते हैं उन्हें, कैसा फीडबैक देंगे कि तुम तो भाई तुमसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा फीडबैक नहीं, हम देंगे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। मतलब कि मैम, यानी कि एक सैंडविच बना के देंगे ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। अच्छी बात, बुरी बात, एंड देन अच्छी बात। अच्छी बात को बुरी बात में बुरी बात को दो अच्छी बातों के बीच में सैंडविच बना के जो हमारा लर्नर है उसको देंगे, ताकि उसको भी समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उसके अच्छे पॉइंट्स और क्या उसके बुरे पॉइंट्स है जिस पे उसे वर्क करना है, और उन्हें निर्देश भी देंगे कि कैसे वर्क करना है। सो ये हैं हमारे 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। From the following list of statements, select those which indicate the characteristic and basic requirements of teaching, जो basic requirements of teaching को represent करते हैं। टीचिंग कम्युनिकेशन है तो चलो आओ ये डिडक्शन मेथड से करते हैं। अब मुझे पता है कि कम्युनिकेशन तो होता है, चाहे 1 वे हो चाहे 2 वे हो। अगर स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है तो 2 वे होगा, अगर सिर्फ लेक्चर मेथड है और टीचर आके आपको सिर्फ पढ़ा रहा है तो वो 1 वे हो गया, ठीक है, 1 वे कम्युनिकेशन हो गया। तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन तो है, कैसा भी हो कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा टीचिंग के लिए। सो अगर हम देखें यहाँ पे चारों ऑप्शन, आपको आई थिंक ऑप्शन डी नहीं विजिबल होगा। आई होप अब आपको विजिबल होगा ऑप्शन डी। सो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ए और बी में से कोई है, ठीक है, ए और बी में से कोई है, जिसमें से मुझे थर्ड तो देख रहा भी नहीं है, थर्ड तो है ही कि मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग होता है उसके अंदर। अब मुझे सिर्फ सेकंड देखना है कि सेलिंग गुड्स है या फिर इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल है, दैट्स इट। अगर देखा जाए तो सेलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व इन इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल, येस। सो दैट मीन्स फोर्थ शुड बी द आंसर, दैट मीन्स दिस इज माई आंसर, 1, 3rd एंड 4th। लेट्स सी, देखते हैं कि हम सही दे पाए हैं, सही दे पाए हैं। सो इसके अंदर हमें कैसे अप्रोच फॉलो करनी है, जिनके बारे में मैं श्योर हूँ, जिनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, ये वाली अप्रोच फॉलो करनी है डिडक्शन मेथड में। तो देखा आपने इसके अंदर हमने कैसे किया, हमने एक्चुअल में सिर्फ ये देखा कि कम्युनिकेशन है, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग है, एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, लोगों को दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है। हमने ये दोनों देखे ही नहीं, सिंस ये रिक्वायर्ड ही नहीं थे हमारे देखने के लिए, ठीक है। सो कैसे हम डिडक्शन मेथड से, मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स ही देखे, 4 भी क्या, सिर्फ एक्चुअल में तो 2 ही देखे, 3। सो हम ऐसे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, आप भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, बट आपको अगेन नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। सो हमारे जो टीचिंग है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो कम्युनिकेशन तो मैंने जैसे बताया कि होता ही है,
इट्स लाइक सेलिंग गुड्स, नहीं ना, ज़रूरी थोड़ी है, इट्स अ सर्विस. एंड हियर वी अगेन फोकस ऑन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हम छात्र के जो लर्निंग आउटकम्स है उसके ऊपर फोकस करें, तो सेलिंग गुड्स तो नहीं होगा. मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, हाँ जी बिल्कुल है. दूसरों के एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करते हैं. स्टूडेंट्स के, लर्नर्स के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. टीचर रिक्वायर्स कन्विंसिंग अदर्स, नहीं भाई, किस चीज़ का कन्विंसिंग करना है लोगों को. नेक्स्ट इज दे कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट. अभी क्या हो रहा है, कोई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है? नहीं, हमारे पास किसी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, तब भी हम टीचिंग कर रहे हैं. सो ये भी गलत हो गई बात. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. आई होप आपको प्रोसेस क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड थोड़ा सा पहले प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कि सॉरी, यस, सो इसके अंदर जो हमारे टीचिंग है ना, जो हमारा टीचिंग है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है. सो ये मैंने आपको एक एक पॉइंट वाइज तो बता दिया, बट इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है, राइट. आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं वहाँ पे पूछने के लिए कि भाई ये रिक्वायरमेंट है या टीचिंग की नहीं. सो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोचना है वहाँ पे कि ये एक्चुअल में अगर हम पढ़ाएंगे तो ये ज़रूरत होता है, ये एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है. देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ठीक है, ऐसा हमने देखा है, हमारी टीचर ने ये यूज़ किया है कभी ना कभी, तो ठीक है. जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम ऐसे वैसे और भी इसे कवर करते जाएंगे. अब चलते हैं हम फिलहाल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, वेरी इंपॉर्टेंट. दो तरीके के होते हैं, फॉर्मेटिव समेटिव. फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है. अब ये फॉर्मेटिव वाले पे है, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है. सबसे पहले कि स्टूडेंट के आउटकम्स को ग्रेड करना, या फिर उनकी लर्निंग परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करना, कि भाई चलो पुश देना उसे उनकी लर्निंग परफॉर्मेंस को. चेक स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ग्राफ, कि उनका भाई परफॉर्मेंस का ग्राफ कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर इफेक्टिवनेस, उनके जो टीचर की इफेक्टिवनेस है, जो कि किससे पता लगती है, लर्निंग आउटकम्स ऑफ दी स्टूडेंट्स, छात्रों के लर्निंग आउटकम से पता लगती है हमें, उसको चेक करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है. देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे सकता है. जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका सही जवाब. जिसने भी बोला एक्सेलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस, वेरी गुड. सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है तो है क्या. सो इसके अंदर ना ये ऑनगोइंग फीडबैक होता है, ठीक है, कि आप कुछ कर रहे हो और मैं आपको दे रही हूँ बार बार. इसका प्राइमरी गोल क्या है कि मॉनिटर करना स्टूडेंट्स को, उनको गाइड करना, उनको समझाना उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके वीकनेस क्या है, ठीक है, उनके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ हैं, कहाँ वो इम्प्रूव कर सकते हैं एंड कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. सो जो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, ये नहीं कि अब हुआ फिर ख़त्म, नहीं, एट द एंड ऑफ द क्लास, नहीं, ये क्या होते हैं, थ्रू आउट द पीरियड चलते हैं, थ्रू आउट द क्लास चल रहे हैं. मैं आपसे बार बार करती रही हूँ कि अच्छा आपको ये समझ में आ रहा है, ये आपको जो आप जो बोल रहे हो ये सही है, इस लेवल तक सही है, आप यहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, राइट. सो मैं बार बार रियल टाइम बेसिस पे एडजस्टमेंट करा रही हूँ लोगों से, ठीक है. सो ये क्या है, रियल टाइम बेसिस पे एडजस्टमेंट कराना इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है. सो इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को लर्निंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, मतलब स्टूडेंट को अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एडजस्ट कराते हैं. नेक्स्ट आता है कि दीज असेसमेंट्स आर ऑफन इनफॉर्मल. ये जनरली कैसे होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं. इसमें क्विजेज इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशंस इन्वॉल्व होते हैं, और ऑब्जर्वेशन या फिर होमवर्क दे दिया आपको कि होमवर्क करके आना. सो होमवर्क से क्या हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपने उस होमवर्क से क्या परसीव किया, कितना परसीव किया, कितना आपको वो समझ में आया होमवर्क,
ठीक है। सो इसके अंदर ना ग्रेडेड नहीं होते, लेकिन ग्रेड की बजाय ग्रेड्स नहीं देते हम इसके अंदर, ग्रेडेड जनरली नहीं होते, पर हो सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि हम ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। मैंने आपको बताया ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसा हो गया, एक तरीके से सैंडविच बना के कि आपने बहुत अच्छा किया इन एरियाज़ पे, इन एरियाज़ पे आपको इम्प्रूव करना है, ओवरऑल आपका फीडबैक ये है, ठीक है। सो उसे हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं उद्देश्य क्या हैं हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के। सो उद्देश्य सबसे पहला है कि हम अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स को पता लगा पाएँ, उनके वीकनेस या उनकी क्षमताएं या उनकी कमज़ोरियाँ हैं उनको एड्रेस कर पाएँ, ठीक है। दूसरा, डायग्नोस कर पाएँ, ठीक है। और जो उनको मिसकंसेप्शंस है, जो उनकी गलत धारणाएं हैं, कंसेप्शंस क्या होगा, जो उन्होंने धारणा बना रखी होती है, ठीक है, जिनके मिसकंसेप्शंस है उसको भी ठीक कर पाएँ, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा, किसका ऑब्जेक्टिव हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आ गए हमारे जो हमारे स्टूडेंट की नॉलेज में गैप है उसको देखना है, और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को भी देखना है, एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट लर्नर की साइड से। कौन से फैक्टर लिसनिंग को अफेक्ट करते हैं, सुनने को फैक्टर, कौन से फैक्टर सुनने की क्षमता को अफेक्ट करते हैं। स्पीड की मैं कितनी तेज तेज बोल रही हूँ, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कि आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन है या नहीं है। अगर भाई कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो क्या सुन पाओगे, ध्यान रखना, ये ध्यान की कमी बेसिकली। तीसरा है पुअर लिसनिंग स्किल, आपके सुनने के जो स्किल्स हैं वो है ही पुअर, आप बोलते ज़्यादा हो, ठीक है, सुनते कम हो। कोई कोई होते हैं ना सुनते कम है बोलते ज़्यादा है, तो वो कौन हो गए, पुअर लिसनिंग स्किल्स वाले, सुन नहीं सकते। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एक ही क्लास में, एक बात बताइए, एक ही क्लास में मैं आपको 50 नए कॉन्सेप्ट करा दूँ, करा सकती हूँ, जी हाँ करा सकती हूँ, बट क्या ये आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं हो जाएगा? क्या आप वो 50 न्यू कॉन्सेप्ट 1 घंटे या 2 घंटे के अंतराल में ले सकते हो? नहीं ले सकते। सो क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लास का फिजिकल एनवायरनमेंट क्या कैसा है, हमारे घर पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है कि वर्चुअल बोर्ड पे पढ़ाया जाए, तो फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास के लोग हंसी खुशी में हैं क्या, टीचर का मूड कैसा है, ये सब क्या है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट। टीचर का मूड नहीं, फिजिकल एनवायरनमेंट में आएगा। फिजिकल की टेबल चेयर कंफर्टेबल है कि नहीं है, कि कभी कुछ होता है कि ये चुभ रही है कोई टेबल चेयर हमको क्लास में, या फिर हवा बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, विंडो टूट रही है, या फिर कोई बच्चा बार बार कह रहा है कि मैम मेरे को यहाँ जाना है, कुछ मूव अराउंड हो रहा है। सो ये क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारे क्लास का। देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाएगा। सो इसके ऑप्शंस है कि स्पीड, पुअर लिसनिंग स्किल्स और इंफॉर्मेशन ओवरलोड, या सारे, या फिर पुअर लिसनिंग स्किल्स, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और ये तीसरा फिजिकल एनवायरनमेंट, या फिर स्पीड, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड और फिजिकल एनवायरनमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स, या फिर लास्ट है कि सारे के सारे अफेक्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सो सारे कि अगर मैं तेज तेज, अब आप देखिए, आप खुद देखिएगा, आप मेरे एक बार 1.5 पे करके देख लीजिए, क्या आपको समझ में आएगा? अब मैं ऐसे नॉर्मल में बोल रही हूँ तो ठीक है, अब मैं बोलूँ कि स्पीड ऑफ द स्पीकर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पुअर लिसनिंग स्किल्स, इन्फॉर्मेशन, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं, आप अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। सो ये क्या हो रहा है, हमारे लिसनिंग को अफेक्ट करेगा। अब कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, अब भाई यहाँ पे तो यूट्यूब वीडियो चल रही है, देख रहे हैं आप PYQs, उसको समझ तो रहे नहीं है, साथ में टीवी भी चल रहा है सामने, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन है आपका यहाँ पे? नहीं, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो आपके लिसनिंग स्किल्स अफेक्ट होंगे। अब आपके भाई पुअर लिसनिंग स्किल्स है, सुनते ही नहीं हो, तो हम क्या करें? हम जब सुन ही नहीं रहे तो वो अफेक्ट तो करेगा ही। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो अब ऑब्वियसली एक साथ इकट्ठी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को हिला सकती है और लिसनिंग स्किल्स को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। फिजिकल एनवायरनमेंट में सब कुछ सही होना चाहिए। आप मान लो कि बहुत गर्मी है, आप देखो यहाँ पर नॉर्थ साइड में टेम्परेचर जा रहा है 40 के आसपास, तो अगर 43 डिग्री भी टेम्परेचर जा रहा है और पंखा नहीं चल रहा जी, तो क्या आप बैठ पाएंगे उतनी गर्मी में? नहीं। जो टीचर बोल रहे हैं सुन पाएंगे? जी नहीं।
सो क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लिसनिंग में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं हमारे जो टीचिंग एड होते हैं, ऑडियो होते हैं, एक विजुअल होते हैं और एक ऑडियो विजुअल होते हैं, ठीक है। सो ऑडियो विजुअल जिसके अंदर हम सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक है, प्रोजेक्टर, रेडियो, फिल्म स्ट्रिप्स या सभी, ठीक है। देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाएगा। एक काम करते हैं, ये रखते हैं हम आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब समझा रही हूँ, ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब समझा रही हूँ, ये आपका रहेगा हमारा होमवर्क क्वेश्चन। और इसका जो जवाब है आप सब देंगे कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप सबसे कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है कि क्या होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या होता है ये, बट बताएंगे तो आप ही, ठीक है। आपको बताना है कि इसका सही जवाब होगा तो होगा क्या, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, एक्चुअली मैंने इसमें से वो हटाया दिया है इसका जो भी सही जवाब था, इसलिए थोड़ा सा हो गया था। देखते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि 3 टाइप से हो सकते हैं हमारे ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। एक तो ऑडियो एड्स खाली सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, गामाफोन हो गया, ये सब क्या है हमारे ऑडियो जिसमें खाली सुन सकते हैं। फिर आ गया हमारा विजुअल जिसमें हम खाली देख सकते हैं, चार्ट्स, पिक्चर, मॉडल्स, मैप, ठीक है, प्रोजेक्टर, ये सब हमारे क्या हो गए विजुअल, सिर्फ देख सकते हैं उसके अंदर। आ गया फिर ऑडियो विजुअल, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, टीवी, योर फोन, ठीक है। यूट्यूब पे अभी क्या है आपका ऑडियो विजुअल एड है, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, ठीक है। स्लो मोशन फिल्म्स, ये सब क्या है हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं। सो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता दिया है। इसका जवाब मुझे सबका कमेंट बॉक्स में चाहिए, सही कमेंट जो भी सही जवाब देगा ऑडियो विजुअल एड्स वाले का, ठीक है, उसको लाइक मिलेगा कमेंट को फॉर श्योर मेरी साइड से। एंड आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना हो जाए, ताकि आप सुनना ही बंद कर दें, हम आपके अफेक्ट हो जाएं लिसनिंग स्किल्स, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।